गौ जाति के जनजाति समुदाय में आरक्षण पाने के लिए संघर्ष कर रहे हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, दोस्तों, मुझसे फोन पर रंजन जी की एक दिन बात हुई और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 35-40 लाख ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जिलों में बसे हुए हैं। बांदा में, चित्रकूट में, मिर्जापुर में, प्रयागराज के कुछ इलाकों में कोल जाति के लोगों को जनजाति में आरक्षण नहीं मिला, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में आरक्षण नहीं मिला है। अब अनुसूचित जनजाति में आरक्षण नहीं मिलने की वजह से नौकरियों में जो आरक्षण आपको मिल सकता है उसमें नुकसान होता है। पढ़ाई लिखाई शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण आपको मिल सकता है उसमें नुकसान होता है। खदान और जमीन के पट्टे के नाम पर जो सुविधाएं जनजाति समुदाय के लोगों को मिल सकती हैं उसमें आपको नुकसान होता है। तो ये एक बड़ा विश्वासघात उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोल जाति के साथ किया है और इसलिए मैं आपके इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आया हूं कि आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए। आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं किसी भी सरकार से काम कराना इतना आसान नहीं होता। सरकारों का चरित्र दमन का होता है, सरकारों का चरित्र शोषण का होता है, सरकारों का चरित्र तानाशाह का होता है और उस तानाशाही के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और उस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हम आपका साथ देंगे। पहली बात, जो जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों पर दी है कि ये मुद्दा देश के सर्वोच्च सदन में, संसद के अंदर उठाया जाए, तो मैं आपको यकीन दिला के कहना चाहता हूं कि 21 जुलाई से उत्तर प्रदेश की संसद शुरू हो रही है, देश की संसद शुरू हो रही है और देश की संसद में अगर मुझे क्वेश्चन के जरिए, सवाल के जरिए सरकार से सवाल पूछने का मौका मिल गया तो देश की सरकार को लिखित में जवाब देना पड़ेगा कि कोल जाति को जनजाति में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। नंबर 1, अगर मान लीजिए मेरा सवाल लॉटरी में नहीं लगता तो मैं ये प्रयास करूंगा कि शून्यकाल में आपका मुद्दा सदन के अंदर उठाऊं और उस दौरान अगर मंत्री वहां पे मौजूद हैं तो आपके मुद्दे पर जवाब दें, क्योंकि इसकी प्रक्रिया यह होती है कि पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को एक रिकमेंडेशन भेजना पड़ता है, एक प्रस्ताव भेजना पड़ता है और केंद्र सरकार उस प्रस्ताव के ऊपर अपनी मुहर लगाती है। तो आपको 2 सरकारों से लड़ना है, एक योगी जी की सरकार और दूसरा मोदी जी की सरकार। और क्या कहते हैं लोग? कहते हैं हम एक इंजन नहीं है, डबल इंजन है, बहुत जोर से चलेंगे, बहुत जोर से चलेंगे, हमको दोनों लोगों को जिता दीजिए। तो यूपी वालों ने डबल इंजन को जिता दिया, यहां योगी को जिता दिया, वहां मोदी को जिता दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दोनों का दोनों इंजन कबाड़ा इंजन हो चुका है, चाहे मोदी वाला हो चाहे योगी वाला। ये डबल इंजन कबाड़ा हो चुका है। नौकरी आपको देते नहीं, महंगाई कम करते नहीं, किसान के फसल का दाम देते नहीं,
पक्का मकान देते नहीं, जमीन का पट्टा देते नहीं। अरे कम से कम बिरसा मुंडा जी के वंशजों को उनकी जाति का प्रमाण पत्र तो दे सकते हो, उसमें भी तुम्हें आपत्ति है, उसमें भी तुम्हें परेशानी है। आज अभी जब मैं रंजन कौल जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था तो ये बता रहे थे कि कैसे हमारे समाज के लोग, हमारे घरों की महिलाएं दिन भर परिश्रम करती हैं, जंगल से लकड़ी लेके आती हैं, बाजार में बेचती हैं, सब्जियां बेचती हैं, छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। कितनी कठिनाइयों में, कितनी दुश्वारियों में आप अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और जब ये बता रहे थे तो उस दौरान ये भावुक होकर रोने लगे। लेकिन मैं साथियों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये इतने क्रूर लोग हैं, इतने बदमाश लोग हैं कि इनसे मजबूर बनके जीता नहीं जा सकता, मजबूर बनके जीता जाएगा। अगर इन्होंने आपको जान लिया कि ये मजबूर है तो ये बंदर की तरह खो 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 करेंगे। बंदरों को देखे वो नहीं देखे, बंदर घुड़की और बंदर के सामने अगर डंडा लेके खड़े हो गए तो भाग जाता है तुरंत। तो इनकी बंदर घुड़की से डरना नहीं है। अपने संगठन को, अपने आंदोलन को और मजबूत कीजिए आप। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जहां कोल जाति के लोग हैं वहां पे पर्चे बंटवाने का काम कीजिए, वहां लोगों को जोड़ने का काम कीजिए और उन इलाकों में सभाएं रखिए। मैं आऊंगा आपके साथ उन सभाओं में शामिल होने के लिए और वहां लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। प्रयागराज से चलिए गांव की तरफ चलते हैं, चलिए आदिवासी इलाकों में चलते हैं, चलिए लोगों को संगठित करते हैं अपने मुद्दों पर। लिए लड़ते हुए आजादी के आंदोलन में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको अपना अधिकार अगर पाना है तो उसके लिए जेल, लाठी और मुकदमे की लड़ाई लड़ने के तैयार रहना पड़ेगा। मुझे भी जेल में डाला था इन लोगों ने 6 महीने। सोचे डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। मैं जिस दिन जेल से बाहर आया पहला कदम रखते ही 10 गुना ज्यादा इन लोगों के खिलाफ बोला। इनसे डरना नहीं है, इनसे लड़ना है। हम लोग अपनी नौजवानी में नारा लगाते थे, जीना है तो मरना सीखो और कदम कदम पे लड़ना सीखो। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देश है। और बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो उस संविधान में लिखा कि समाज के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों के लिए, जनजाति समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण रहेगा और गैर बराबरी को धीरे धीरे करके मिटाया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। अगर आज भी 78 साल के बाद 45 लाख उत्तर प्रदेश के जनजाति के लोगों को जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब बाबा साहब की लड़ाई अभी अधूरी है। उस सपने को अभी हमें पूरा करना है। और ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान से चलेगा। आज संविधान को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कह रहे थे मोदी जी? कह रहे थे 400 पार, 400 पार, कह रहे थे 400 सीट दे दो हम संविधान बदल देंगे। ये तो खुलासा हो गया। चुनाव के पहले ही बीजेपी वाले उत्साह में कहने लगे 400 सीट दे दो संविधान बदल देंगे, 400 सीट दे दो संविधान बदल देंगे। लोगों ने भाजपाइयों की सीट सबके साथ मिला के 240 कर दी। एक धक्का और मारोगे अगली बार इनका पता नहीं चलेगा, याद रखना। अगली बार इनका पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहती है वो विधायक बनता है, जनता जिसको चाहती है वो सांसद बनता है, जनता जिसको चाहती है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। आपकी वोट में ताकत है। और जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उन्होंने ये नहीं कहा
कि सवर्ण लोगों का वोट 20 गिना जाएगा और दलित लोगों का वोट 1 गिना जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति का वोट 100 गिना जाएगा और गांव में रहने वाले मजदूर का वोट 1 गिना जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट 1000 गिना जाएगा और रज्जन कोल का वोट 1 गिना जाएगा। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उसमें लिखा भारत के राष्ट्रपति के वोट की भी गिनती 1 होगी, प्रधानमंत्री के वोट की भी गिनती 1 होगी और रज्जन भाई के वोट की गिनती भी 1 होगी। किसी के वोट की गिनती 2 नहीं होगी। यानी वोट के मामले में हम सारे के सारे लोग बराबर हैं। तो आप मालिक हैं इस देश के, आप जिसको चाहते हैं वो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए अपने संगठन को मजबूत कीजिए। बाबा साहब ने कहा था ना, शिक्षित बनिए। आज अगर ये इन्होंने एडवोकेट की पढ़ाई नहीं की होती, लॉ की पढ़ाई नहीं की होती, कैसे आपके मुद्दे पे लड़ रहे होते, कैसे संविधान की धारा बता रहे होते। तो इसलिए इन्होंने पढ़ाई किया, कष्ट में रह के भी पढ़ाई किया और आज आपकी लड़ाई लड़ पा रहे हैं। क्या कहा था बाबा साहब ने? कहा था भूखे पेट रह के भी अपने बच्चों को पढ़ाना। भूखे पेट रह के भी अपने बच्चों को पढ़ाना, इसलिए कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। शिक्षित रहो, संगठित रहो और सब आगे बढ़ो। तो अभी आपको और संगठित होने की आवश्यकता है और बड़ी तादाद में अपने आप को एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए। और मैंने जैसा आपको पहले बताया, जरूरत पड़ेगी तो आपके बीच में, गांव के क्षेत्र में, उन इलाकों में भी आने का काम करेंगे। और 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। जब मैं आपके मुद्दे पर बोलूंगा तो वीडियो आपको भेज दूंगा, आप भी सुन लेना मैं कैसे आपका पक्ष रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं फिर से आप सबको भरोसा और यकीन दिलाता हूँ, आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। और हमारे कोल जाति के लोग, गौड़ जाति के लोग, मुसहर जाति के लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।